सो एस्पिरेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लेबर लॉज। तो लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इसमें क्या पढ़ना आप ये देख लीजिए थोड़ा मोटा मोटी कि और अनऑर्गेनाइज लेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्कर्स के लिए क्या क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, फीमेल वर्कर्स के लिए क्या क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कौन से हैं, केस स्टडी पढ़ेंगे हम। फिर लेबर के लिए और वेलफेयर कमिटी या कमीशंस कौन सी बनाई गई हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हम पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, स्ट्राइक्स एंड एक और चीज थी वो डिलीट हो चुकी है, यहाँ से कट चुकी है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। लेकिन जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। सो ERA, ठीक है, लेबर लॉज इन इंडिया, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, साथ में वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट वन। देखो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी है। तो लेबर लॉज जो है वो काफी लेंथी है, तो पार्ट इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखिए, तो लॉज अब आज हम क्या करेंगे, वेलफेयर को लेके पढ़ेंगे और उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक्चुअली 8 एक्ट्स हैं, वो कौन कौन से अभी मैं बताऊंगी। तो फैक्ट्रीज एक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है। तो उन 8 में से एक फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब क्या मकसद था इसका। वेलफेयर लॉज जो हैं इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इनका मेन पर्पस जो था वो क्या था। अब देखो, वेलफेयर के बारे में इन्होंने बोला है, वेलफेयर लॉज हैं तो वेलफेयर तो इम्प्रूवमेंट करेंगे ही, है ना, वेलफेयर तो इम्प्रूव करेंगे ही। दूसरा, टू रेज मोर प्रोडक्टिविटी। देखो, अगर आप किसी वर्कर के वेलफेयर के बारे में सोचोगे तो वो मन लगा के काम करेगा, मन लगा के काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी विल बी मोर। तो मोर आउटकम्स निकलेंगे उस फैक्ट्री से, मोर प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। थर्ड है लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर आपने लेबर जो है वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, ज्यादा वो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी होगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी होगी। दूसरा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी ना अगर जस्टिस को लेके भी अगर हम देखेंगे, कुछ जस्टिस पे भी ध्यान देकर दिया जाएगा। तो इक्वल वर्क इक्वल वेजेस जो हैं वो दिया जाएगा सबको, तो उसे क्या होगा, वो जस्टिस होगा, जस्टिस होगा तो सब खुशी खुशी काम करेंगे। तो नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। देखो, ये बहुत बड़ा मसला है किस चीज में, सोशल सिक्योरिटी का। एक ऑर्गेनाइज लेबर होनी चाहिए, है ना, एक ऑर्गेनाइज लेबर होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज लेबर को ऑर्गेनाइज कैसे बनाना है, ये किसने किया, ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये वेलफेयर एक्ट्स ही प्रोवाइड करेंगे। हम यूजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर हम वो बोलते हैं जहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी रहती है। तो लेबर जो है ये ऐसा सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज एक तरह से नहीं है, लेकिन वेलफेयर लॉज जब आए उसमें यही बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कैसे बनाना है। थर्ड हम बात करेंगे फ्रीडम की। देखो, ये वर्ड जो है इसका एक बहुत डीप मीनिंग है, किसको लेके, कार्ल मार्क्स को लेके, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है वो अपनी एक थ्योरी में बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन की थ्योरी की अगर हम बात करें उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि अगर एक वर्कर जो है ज्यादा टाइम पीरियड जो है वो लगाएगा एक फैक्ट्री के अंदर, वर्किंग आवर्स उसके अगर ज्यादा होंगे, एक तो वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, वो फैक्ट्री में उसको रहना पड़ेगा, तो अपनी फैमिली के साथ उसका कोई खास रिलेशन नहीं होगा, ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, तो अब काम में लगा रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या फील करेगा, अपने आप को एक अकेला फील करेगा, वो उसके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलिनेशन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एक फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए, जब लेबर लॉज बने तो उसमें बोला फिक्स आवर्स होने चाहिए, 48 आवर्स पर वीक से ज्यादा कोई भी टाइम पीरियड इतना नहीं होना चाहिए। चलो एक दो आवर चलता है, आप कई बारी
स्टक हो जाते हो किसी काम में। दूसरी बात करें डिग्निटी की, ठीक है। डिग्निटी होना बहुत जरूरी है। आप कहीं काम करने जाते हो और आपको वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और आप कहीं छोटे दबके के हो, तो आपको बार बार यही सुनने को मिलता है कि इसको क्या पता है क्या होगा, इसको क्या पता है कैसे करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। एक डिग्निटी जो है, रेस्पेक्ट जो है, वो सबसे बड़ी चीज रहती है। दूसरा सेफ्टी। सेफ्टी तो मतलब अगर जब से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, हमारे इंडिया के जो लेबर लॉज हैं उन्होंने सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दी है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एक बहुत अच्छा सबक इंडिया को मिला था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी वो लीक हो गई ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। बाद में जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी उन्होंने तो इसका कोई वो लिया ही नहीं अपने ऊपर। उन्होंने बोला भाई वहां पे काम करने वाले जो थे उन्होंने केयरलेसनेस दिखाई और जिसकी वजह से क्या हो गया, गैस लीक हो गई। तो कोई कंपनसेशन कोई खास लोगों को मिली नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जितने भी वेलफेयर एक्ट्स हैं वो क्या है, वो 8 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं मैंने, ठीक है। मैंने नहीं एक्चुअली, जो लेबर वेलफेयर है एक्ट है उसके अंदर ही 8 लेबर लॉज बने हैं। पहला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, तीसरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996, माइंस एक्ट, दूसरा जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1955, वीकली हॉलीडेज एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब ये क्या था, अगर हम इस चीज को देखें कि फैक्ट्रीज एक्ट तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी और कुछ मैंने आपको बता भी दिया कि फैक्ट्रीज से रिलेटेड होगा ये। फैक्ट्री में कैसा सेफ्टी होनी चाहिए, फैक्ट्रीज में कितना वर्क कंडीशन इंप्रूव करने के लिए क्लीन होनी चाहिए, वो हम धीरे धीरे आगे आगे पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। एक ऐसा टाइम भी आया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिए, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दूसरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट, ठीक है। तो 1996 में माइंस को लेके बहुत सारी चीजें होती है, चोरी करप्शन, तो उसको लेके भी एक एक्ट बना दिया गया। अब जर्नलिस्ट जो है वो, जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट, देखो हमारी मेन जो हम गवर्नमेंट की 3 बॉडीज जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और वैसे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या है ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन जर्नलिज्म जो है इसको भी एक इनका एक हिस्सा माना जाता है कि इनके लिए भी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। नेक्स्ट वीकली हॉलीडेज एक्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ही हमने एक चीज पढ़ेंगे कि 48 आवर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए एक वीक के अंदर आपके वर्किंग आवर्स। तो उसको लेके भी एक्ट है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस पोस्ट पे अगर एक वुमेन काम कर रही है और एक आदमी काम कर रहा है, तो दोनों के लिए इक्वल पे होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वुमेन को आप 30,000 दे रहे हो उसी काम के लिए और मैन जो है वो 45,000 ले रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी चीज को चेक करने के लिए लेबर लॉज बने। फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, कि बच्चे जो हैं वो कितनी एज उनकी होनी चाहिए, कितनी देर के लिए वो काम कर सकते हैं, है ना, ये सब के लिए भी एक एक्ट बना। नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखो हर चीज का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अगर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे हम, तो हमें आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। तो फॉर द प्रॉपर क्लैरिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये कहाँ से इमर्ज हुआ और क्यों इनको अमेंडमेंट, क्यों चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। तो अगर हम इंडिपेंडेंस से बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रूलिंग। ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इंडिया में रूल कर रही थी, और उनका मेन काम क्या था, वो किस लिए आए थे, वो अपने काम के लिए आए थे। अपना उनको ट्रेड करना था, उनको कुछ नहीं था कि इंडियंस किस वर्किंग कंडीशन में, उनको अपना आउटकम चाहिए था, बस वो उसी पे ध्यान देते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए कोई कंसर्न नहीं था कि वर्कर्स कैसे हैं, ठीक है। तो वर्कर्स के लिए कोई कंसर्न नहीं था। क्यों ऐसा था, एक रीजन है कि ब्रिटिशर्स, क्या रीजन है कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, है ना, अपने ट्रेड करने के लिए आए थे वो।
तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वर्किंग जो है उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, कैसे वो रह रहे हैं, क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस है वर्कर्स की। ठीक है। दे हैड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। उन्होंने उनका ये पॉलिसी कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें भाई आप बनी बनाई चीजें पकड़ा दीजिए। अब फैक्ट्रीज एक्ट से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में जो इंडिया में फैक्ट्री जो पहले एक्ट जो थे कुछ वो और भी बनाए गए थे। 1881 में भी फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया था, 1934 में भी फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें कौन सा एक्ट देखने को मिला? हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमें देखने को मिला। अब after independence it has been released that it has been, sorry, it is realized and not released, it has been realized that there should be proper regulations, कि proper regulations होने चाहिए, guidelines proper होनी चाहिए। तो उनको लगा हमें कुछ फॉरवर्ड, कुछ सामने चीजें लानी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या लाया, दो कॉन्सेप्ट सामने लाए, या दो किन्हीं दो बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, लॉज बनाने के लिए सोचा। अब पहला क्या था, वेज अर्नर। वेज अर्नर का मतलब क्या हुआ? वेज अर्नर का मतलब ये है कि जो भी इंसान काम आपके साथ कर रहा है उसको कुछ ना कुछ उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, सो दैट उसको ये ना लगे कि भाई मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वो एक तरह से आपका क्या होना चाहिए, उसको आप पार्टनर की तरह कंसीडर करें। टाइम टू टाइम उसको बोनस दें, है ना, टाइम से उसको वेजेस प्रोवाइड करें, सो दैट वो एक्सप्लॉइट फील ना करे कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कम्युनिटी और एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉय जो है वो उनके जो काम कर रहा है उसकी वेलफेयर हो, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसकी मदद हो। वहां काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो कुछ तो उसका भी होना चाहिए फायदा। ठीक है। कैसा, कि उसकी कोई हरासमेंट ना हो उस अपने वर्किंग कंडीशन में। ठीक है। अगर वुमेन काम कर रही है तो उसको कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उसको कम पैसे मत दो, उसको भी बराबर पैसे दो जैसे बाकी वालों को आप दे रहे हो। ठीक। तो अब इम्पोर्टेंट चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है, एक बहुत बड़ी चीज, कि 1987 में 19 जो 48 वाला है उसकी अमेंडमेंट हुई एक 1987 में। ठीक है। कुछ क्या अमेंडमेंट हुई थी, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई 1984 में, तो उन्होंने बोला कुछ चीजें हमें शिफ्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमें चेंजेस, कुछ चीजों में चेंजेस लाना पड़ेगा। जिसमें उन्होंने किस चीज के बारे में बात की, कि जब आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहां पे आप सिर्फ बेनिफिट, प्रॉफिट, आउटकम, प्रोडक्टिविटी ये सब ही नहीं होना चाहिए, वहां पे वेलबींग की भी बात होनी चाहिए। एक लेबर जो है उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसके अच्छाई भी वहां पे, उसके अच्छे के लिए भी कुछ हो। ठीक है। सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट, उसे काम ही नहीं लेना है, क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी थोड़ा उसका भला भी होना चाहिए। कुछ प्रिवेंशंस किए गए। अब प्रिवेंशन इसमें क्या होता है, कि जैसे कहीं पे कोई चीज लाना चाहते हो तो ये ड्यूटी होती है किसी भी, सपोज आपके यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे बाहर से कोई सामान आता है, तो वहां के डीएम, जो उस जगह का जो डीएम है, उसका उसका मतलब एक ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि आपके यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर कुछ गलत चीजें ना हो रही हो। ठीक है। गलत चीजों का इस्तेमाल ना हो रहा, जो बाहर से चीजें आ रही है, तो फैक्ट्री के अंदर जो बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छी चीज बननी चाहिए, कुछ गलत ना बने। करप्शन को चेक करना है, जैसे काउंटर फिटिंग ना हो। अगर आपने अभी एक देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी फर्जी करके, शाहिद कपूर की, तो उसमें वो क्या करते हैं, बाहर से पेपर मंगवा के काउंटर फिटिंग करेंसी जो है उसका खुद वो ड्रॉ करके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, करेंसी जो है, फेक करेंसी जो है वो मार्केट में, पूरा मार्केट में भेज देते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, प्रिवेंशंस जो हैं, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो बनाए गए। देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें फैक्ट्रीज एक्ट का, या एक कह लो, मैं रोड मैप आपको दिखा दूं, आपके लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है, कि ये आपका होम है, यहाँ से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक जाना है। अब देखो हिस्ट्री, एक स्टॉप आपका हिस्ट्री का आएगा, कि जहाँ पे आपने हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है। दूसरा स्टॉप आपको क्या करना है, इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं।
तीसरा स्टॉप आपका आएगा कि आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, ठीक है। चौथा स्टॉप क्या आएगा कि आपको इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसकी कहाँ कहाँ इसको एप्लीकेबल होता है। ऑक्यूपर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑक्यूपर्स हो गया जो मैन्युफैक्चरर वहाँ का होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, या कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन से स्टेप्स ले मतलब लिए जाने चाहिए हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर पे एक वर्कर के। और लास्ट आपका डेस्टिनेशन ये है कि आपका टॉपिक जो है फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखो, जब हम इसमें पढ़ेंगे हम कुछ चीजें इसमें यूज करते हैं, कुछ टर्म्स। अब देखो, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री होती क्या है। सॉरी। तो फैक्ट्री क्या होती है? एनी प्रेमिसेस, कहीं कोई भी जगह जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ये सारे काम होते हैं। तो एटलीस्ट, और वहां पे 10 to 20% काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो ना रजिस्टर्ड हो, ठीक है, वो पावर्ड हो या अन मतलब बिना पावर के, रजिस्टर्ड हो चाहे ना रजिस्टर्ड हो। तो आपका फैक्ट्री जो है वहां पे जो एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे कि कितने हो, कितने पर्सन काम करें तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कितना नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। ऑक्यूपायर कौन होता है? अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, जिसका पूरा कंट्रोल हो फैक्ट्री के ऊपर, सारा देख रेख जो है वो करे, सुपरवाइज वो करे, हेल्थ का ध्यान रखे, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखे, और वेलफेयर तो होनी ही चाहिए वर्कर्स की, ठीक है, कब? जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्री बिल जो था, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। क्योंकि इसके सारे काम 1948 में हुए हैं तो हम इसलिए फैक्ट्री एक्ट 1948 बोलते हैं। जबकि इसका जो इफ केम ये बना मतलब लागू कब हुआ? 49 में हुआ, 1 अप्रैल 1949। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन डिड फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू इफेक्ट। तो अच्छा, फैक्ट्रीज बिल जो है वो जनवरी 30 1948 में प्रपोज किया गया। उसको अप्रूवल मिला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, कब? 28 अगस्त 1948 को। फिर गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो उनसे कंसेंट कब मिली हमें? आई मीन फैक्ट्रीज एक्ट को, फैक्ट्री बिल को 23 सितंबर 1948। तो आपको पता ही होगा, जब पहले असेंबली में जाता है बिल तो उसको हम बिल बोलते हैं कि ये जब हमें कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो जब हमारा प्रेसिडेंट या कोई भी और कोई इंसान मतलब जब हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो कोई और होता नहीं है। जब वो पास किया जाता है, चाहे उसके ऊपर प्रेसिडेंट या, अगर पहले की बात करें कि गवर्नर अगर अगर उसको कंसेंट दे देता है, तो फिर वो क्या बनता है? हमारा वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। पास होने के बाद उसको हम बिल नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। तो ये किसने अप्रूव किया था? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था 23 सितंबर 1948 में। फाइनली इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1949 में। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? हम मैंने पहले ही बोला कि वर्ड फैक्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने फैक्ट्री के बारे में पढ़ा। फिर क्या हुआ? पहले 1976 में एक अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट की गई। ये अमेंडमेंट इसलिए की गई ताकि हम इसके सिर्फ लेबर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की भी हम बात कर पाए, जो हम सेकंड अपना इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, क्योंकि मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को काम दिया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया 1976 में फैक्ट्री एक्ट में। तो ये एक्ट जो है इसने क्या किया? इसने मिनिमम एज जो थी वो वर्क प्लेस पे बच्चों की कितनी होनी चाहिए वो बढ़ा दी। 12 से कितनी कर दी? एटलीस्ट 14 ईयर्स के बच्चे तो होने चाहिए। 12 साल का बच्चा अगर होगा वहां पे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो आपको जेल भी हो सकती है उस बच्चे को वहां पे चाइल्ड लेबर के केस में। एटलीस्ट ही और शी शुड बी 14 ईयर्स एंड, और उनका डेली वर्किंग आवर्स जो थे वो भी बढ़ा दिए।
5 घंटे से आपको पूरे 5 घंटे नहीं, मतलब आपको 4.5 घंटे जो है वो काम करना होगा। अब ये एक्ट जो है वो क्या करता है, वो फॉरबिड करता है, वो बोलता है कि वुमेन और बच्चे जो हैं वो रात के वक्त काम नहीं करेंगे। कब? 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक काम नहीं करेंगे, उसके बाद ये काम कर सकते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ना कि नाइट, होल नाइट और मॉर्निंग तक। अब डिफरेंस क्या है सीजनल और नॉन सीजनल फैक्ट्री का? ठीक है, ये भी एबॉलिश कर दिया गया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये जो डिफरेंस था कि सीजन और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज कौन कौन सी है, ये डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या है। नेक्स्ट, प्रोविजंस फॉर रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग। अब इस एक्ट के अंदर क्या मिल गया कि आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करवानी है अपनी फैक्ट्री, और आपको क्या करना है, लाइसेंस लेना है। विदाउट फैक्ट्री और रजिस्टर करवाए और लाइसेंस लिए बिना आपकी फैक्ट्री को कभी भी जो है वो जब्त किया जाता है। इसलिए हमें लेबर ऑफिस जाके क्या करना पड़ता है, पहले फॉर्म भरने पड़ते हैं, ओ फॉर्म होता है, नागा फॉर्म होता है, ये बनाने पड़ते हैं अगर आपको कुछ रजिस्टर करवाना होता है। तो इसमें केस स्टडी है रविंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की 2010 के अंदर ये केस स्टडी, एक केस आया था। तो फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में लेके कि झारखंड हाई कोर्ट ने ये बोला कि स्पेशल लेजिस्लेशन वुड प्रिवेल ओवर इंडियन पिनल कोड, कि जो बनाया गया है इंडियन पिनल कोड के अंदर जो भी लिखा गया है उसके ऊपर अगर जो स्पेशली कुछ लेजिस्लेशन है हमारा, कुछ अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस लाई हैं, वो प्रिवेल होंगी। ठीक है, वो लागू होंगी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। सारे इंपॉर्टेंट लेकिन हेल्थ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए क्या इन्होंने बोला कि फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। क्लीन इन द सेंस कि वहां ऐसा नहीं कि कुछ बिखेरेंगे नहीं, मतलब वहां पे चीजें सड़नी नहीं चाहिए, बदबू आ जाए वहां से, तो हेल्थ कंडीशंस खराब हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, बंद कमरों में आप काम नहीं कर सकते, टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, वहाँ रेस्ट रूम्स होने चाहिए, सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए। नेक्स्ट है सेफ्टी। तो सेफ्टी तो आपको जैसे मैंने बताया कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो लेबर लॉज के अंदर स्पेशली सेफ्टी वाला फीचर जो है वो उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि मशीन जो है उनको प्रॉपरली फेंस किया जाए। सपोज करो कि अगर मशीन जो है वो उन्होंने ऐसे ही नहीं है कि वो तारें अटका दी, है ना, कोई वहां से निकले, किसी का हाथ बजे तो वो करंट से ही मर जाए, उसको शॉक लगे तो वो मर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए। नो यंग एडल्ट वर्क ऑन एनक्लोज डेंजरस मशीन्स। तो जो डेंजरस मशीन्स जो हैं उनके साथ ऐसे ही कोई खिलौने की तरह आपको नहीं खेलना है। ठीक है, बच्चों को नहीं वो करना है। तो एक प्रॉपर उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि उसके साथ कैसे काम करना है। अब जैसे कई बार इमरजेंसी हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर उन्होंने डोर्स इमरजेंसी वो बना रखे होते हैं कि वहां से आप निकल जाओ। थर्ड, वेलफेयर। तो वेलफेयर तो जैसे मैंने बोला होगी, अप्रोप्रिएट वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। ठीक है, शॉर्टेज एंड ड्राइंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सिटिंग एरियाज होने चाहिए अच्छे से, फर्स्ट एड इक्विपमेंट होनी चाहिए, किसी को लग जाए तो आप भाई जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचोगे उसका खून सारा बह जाएगा, तो फर्स्ट एड इक्विपमेंट होना चाहिए। शेल्टर्स वहां पे आपको होने चाहिए कि आप वहां पे एटलीस्ट अगर रहना चाहो तो आप रह भी सकते हो। रेस्ट रूम्स होने चाहिए, लंच रूम्स होने चाहिए, खाना भी खाना भी ज़रूरी है ना? फैक्ट्री में जहाँ काम करें वहाँ बैठ के खाना खा लेंगे तो वो भी एक कोई तरीका नहीं है, तो एक प्रॉपर लंच रूम्स होने चाहिए। फोर्थ, हम बात करें वर्किंग आवर्स की, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए? नो एडल्ट वर्कर विल वर्क मोर देन 48 आवर्स। ठीक है, एक वीक के अंदर एक जो एडल्ट है ये वीक के हिसाब से है, तो 48 आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं करेगा एक वीक के अंदर। दूसरा, वीकली हॉलीडेज भी उनको मिलनी चाहिए। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है। दूसरा,
वर्किंग कंडीशन जो है फैक्ट्री के अंदर वो भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब पेनल्टीज कौन कौन सी इनको पड़ती हैं। अब देखो इन्होंने क्या स्पेसिफाई करके रखा है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं और रिटर्न ऑर्डर्स हैं। ठीक है, उसको इनको उसके अंदर रह के इनको काम करना है। अगर कोई गलत करता है, ज्यादा काम करवाएगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रखेगा, तो उसको 1 साल के लिए जेल हो सकती है, उसको 1 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, दो, वन हु मिसयूज इक्विपमेंट रिलेटेड टू वेलफेयर सेफ्टी। तो अगर आप अपनी वेलफेयर सेफ्टी पूरा इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, इक्विपमेंट को गलत तरीके से यूज करोगे, काउंटर फिटिंग करोगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे एम्प्लॉय का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। सपोज चेकिंग के लिए आ गए, तो लेबर ऑफिसर आ गया चेकिंग करने के लिए, तो अगर आपको देखा वहां पर कि वर्किंग कंडीशन तो सही नहीं है, वर्कर्स अगर धूल मिट्टी में है, वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो ये क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ तक कहाँ तक पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स तक पढ़ा है आज हमने। तो कल हम पढ़ेंगे, आज हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए ना इसके, कल हम आगे पढ़ेंगे थोड़े से और। इस टॉपिक को भी काफी दिन लग जाएंगे कंप्लीट, इसकी इम्प्लीकेशंस करनी है अभी हमने। जैसे कि आपको मैंने बताया है, रोड मैप एक मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री आज हमने पढ़ ली, इसके फीचर्स पढ़ लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेबिलिटी, इसकी इम्प्लीकेशंस, डेफिनेशंस और स्टेचुटरी एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट 3 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 3 वीडियोस की 4 वीडियोस इसकी हो जाएंगी। आफ्टर दैट वी विल डू एमसीक्यूज, सो दैट हम चेक कर पाए कि कौन सी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे डाउट आ रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज और बोली यहाँ पर कि गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली थी, तो ये आपको मुझे बताना है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। 1948 की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, आपने ये हमें बताना है। यहाँ से तो ये सीधा सीधा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, है ना। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था 1948 में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे मुझे ये बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं वो पढ़ें, दैट इज इनफ। मुझे लोगों को बोल बोल के बुलाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो अप्रोप्रिएट है और आपके काम आएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को, है ना, बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हो कि वो भी यहाँ से पढ़ लें। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे देना।